हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई रियली होप कि आप सभी अच्छे हों और सेफ हों। आज से हम स्टार्ट करेंगे BA/BSc एग्ज़ाम की हमारी थर्ड बुक विच इज़ लीनियर अलजेब्रा रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की। मैंने आपको 2 चैप्टर्स करवा दिए हैं, अभी थर्ड हम करेंगे स्टार्ट। थोड़े से तुम रुक जाओ। डायनेमिक्स के मैंने फर्स्ट चैप्टर की आपको इंट्रोडक्शन कल दे दी थी, उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज की वीडियो मैं कल अपलोड करूँगी। और आज से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 ऑफ लीनियर अलजेब्रा विच इज़ वेक्टर स्पेस एंड सबस्पेस। यहाँ यूनिट सिस्टम मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार फिर से देख लो। फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर का यूनिट नंबर 1 बनती है, फोर्थ फिफ्थ की यूनिट नंबर 2 बनती है, सिक्स सेवन्थ एट नाइन्थ की यूनिट नंबर 3 बनती है एंड 10th 11th की यूनिट नंबर 4 बनती है। अब बात आती है वेक्टर स्पेस क्या होता है। इसमें बेसिकली आपके जो ग्रुप्स एंड रिंग्स पढ़ रखा है आपने, वही वाली प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे समझनी है बस, और कुछ भी नया नहीं है। देखो, सबसे पहले स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द algebraic structures such as groups, rings and fields that involve only इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। आप सब ने ग्रुप्स, रिंग्स एंड फील्ड्स तो पढ़ा ही है ग्रुप्स एंड रिंग्स वाली बुक में। वो क्या थे? सब एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर तो थे, उनमें क्या था? इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। इस चैप्टर में हम कुछ न्यू एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जिनको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर स्पेस बोलते हैं। और इसके अंदर इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन के साथ साथ एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन भी होता है। बाइनरी ऑपरेशन तो आपको पता ही है ना क्या था? स्टार से हम डिनोट करते थे, जैसे कि A स्टार B है तो B स्टार A स्टार B स्टार A के इक्वल होता था, तो स्टार वहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन होता था। वहाँ पर सिर्फ इंटरनल था, यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल 2 बाइनरी ऑपरेशन है, तो उनको हम पढ़ते हैं। लेट V एंड B विद द 2 नॉन एम्प्टी सेट्स। यहाँ पर V को हम डिनोट करते हैं वेक्टर से और F को हम डिनोट करते हैं फील्ड से। ये दोनों ही आपने नॉन एम्प्टी सेट ले लिए। उसके बाद आपको 2 चीज़ें समझा रखी है। इफ़ इन V, अगर इस V में आपने U स्टार B परफॉर्म किया, आपने V से लेट से 2 एलिमेंट लिए विच इज़ स्मॉल u एंड स्मॉल v, आपने U स्टार B परफॉर्म करा और ये परफॉर्म करने के बाद अगर ये भी V में बिलोंग कर जाए, और ऐसा हर किसी एलिमेंट के लिए हो जो इस V से बिलोंग करता हो, फॉर ऑल। मतलब फॉर ऑल का क्या मतलब है? जैसे आपने यहाँ पे U और V लिए, कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, अगर ऐसा है तो U स्टार भी क्या है? यूनिक है। और यहाँ पर जो ये स्टार है इसने क्या किया? इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन का काम करा। सेम एज इट इज़ बाइनरी ऑपरेशन वाली डेफिनेशन है, ये तो इंटरनल में। अब देखो एक्सटर्नल आपके लिए नया है। इसमें क्या है? इफ़ फॉर ईच U बिलोंगिंग टू V एंड A बिलोंगिंग टू F, आपने एक एलिमेंट तो V से लिया और एक एलिमेंट F से लिया, और A स्टार U करने पर अगर ये V में बिलोंग कर जाए, ध्यान से देखना ये चीज़, आपने एक एलिमेंट तो V का लेना है, एक एलिमेंट F का लेना है। A स्टार U परफॉर्म करने पर अगर ये V में बिलोंग कर जाए तो A स्टार U जो है वो यूनिक होगा, और यहाँ पर ये स्टार किसका काम करेगा? एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन का काम करेगा। किस पे? V पर ओवर F। यहाँ पर क्यों करा V पर? क्योंकि ये V में बिलोंग कर रहा है, तो V ओवर F हो गया ना। F में बिलोंग करता है तो F ओवर V हो जाता। क्या है? V से एक एलिमेंट लिया है, F से एक एलिमेंट लिया है, दोनों के बीच में स्टार लगाया है, और उनकी प्रोडक्ट, उनके बीच में जो स्टार है वो करने के बाद वो V में बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स दैट ऑपरेशन इज़ हेयर अ एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। क्लियर है? समझ में आ गया? अब बात आती है वेक्टर स्पेस क्या होता है। ध्यान से समझना थोड़ा सा। लेट F बी अ फील्ड, F एक फील्ड है। A vector space over F is a non-empty set V together with the 2 operations called addition and scalar multiplication, such that for each U V belonging to V there is a unique element U plus V belonging to V. For each A belonging to F and U belonging to V there is a unique element A U belonging to V and it satisfies the following conditions. क्या कह रहे हैं देखिए। F आपकी एक फील्ड मान रखी है आपने, ठीक है। एक वेक्टर स्पेस है ओवर F, एक नॉन एम्प्टी सेट है V, जिसके साथ 2 ऑपरेशन है। 2 ऑपरेशन कौन से? एक तो एडिशन और एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इनका ध्यान रखना। ऑपरेशन कौन से हैं? एक तो एडिशन और एक स्केलर की मल्टीप्लिकेशन। सच दैट, किस तरह से कि अगर आपने U और V लिए, वो किस में बिलोंग कर रहे हैं? कैपिटल V में। और देर इज़ ए यूनिक एलिमेंट U प्लस V, क्योंकि बात यहाँ पे 2 ऑपरेशन की हुई है। ऑपरेशन कौन से हैं? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। तो एक बार तो आपने U और V का एडिशन कर दिया और एक बार आपने U और V की प्रोडक्ट कर दी। तो U और V की प्रोडक्ट किस में बिलोंग कर रही है? V में। और U प्लस V का एडिशन किस में बिलोंग कर रहा है? V में। किस तरह से? एंड फॉर ईच कैपिटल A बिलोंगिंग टू F एंड U बिलोंगिंग टू V, अभी मैंने आपको समझाया ऊपर, अगर ऐसा है कि हर एक A जो F में बिलोंग कर रहा है और हर एक U V में बिलोंग कर रहा है, अगर ऐसी कंडीशन है
तो एक यूनिक एलिमेंट ए यू भी ऐसा होगा जो किस में बिलोंग करेगा, वी में, ना कि एफ में। अगर ऐसा है और ये सारी की सारी कंडीशन जो भी आगे दे रखी हैं ये सेटिस्फाई होती हैं तो हम कहते हैं कि वी एक वेक्टर स्पेस बनता है। अभी समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा जितना समझ में आ रहा है उतना समझ लो। क्या है, एफ एक फील्ड है, एक वेक्टर स्पेस वी ओवर एफ कब कहेंगे हम, एक नॉन एम्प्टी सेट है वी टुगेदर विद द टू ऑपरेशन। कौन से ऑपरेशन, एक तो एडिशन और एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन। एडिशन में यू प्लस वी बिलोंग करना चाहिए वी में और यू भी बिलोंग करना चाहिए वी में। और तीसरी चीज़ क्या है कि हर एक ए जो एफ में बिलोंग कर रहा है और हर एक यू जो वी में बिलोंग कर रहा है उसके लिए एक यूनिक एलिमेंट ए यू ऐसा मिल गया जो किस में बिलोंग कर गया, वी में। और ये कंडीशन सो भी रहती है। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये कंडीशंस देखो क्या है, ये सारी की सारी कंडीशन है ग्रुप वाली। ग्रुप में पढ़ते थे अगर किसी सेट को ग्रुप प्रूव करना है तो क्या प्रॉपर्टीज़ थी, 4 प्रॉपर्टीज़ थी। कौन सी थी, एसोसिएटिव लॉ, क्लोजर लॉ, इन्वर्स ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड इन्वर्स, वही सेम 4 यहाँ पे है। सो फर्स्ट वन इज एसोसिएटिविटी। वहाँ पर एसोसिएटिविटी, ठीक है, एसोसिएटिविटी देखो क्या होती है। अगर आपने 3 एलिमेंट्स लिए, लेट से u, v एंड w, तीनों किस में से लिए हैं, v में से, तो u प्लस v प्लस w करो या फिर u प्लस v प्लस w करो, एक ही बात है। पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करके इसके अंदर ऐड करो या फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व करके इसके अंदर ऐड करो, इट मीन्स द सेम, ठीक है। सेकेंड वन आता है कॉम्पिटेटिव। कॉम्पिटेटिव में क्या कहता है, u प्लस v करो या v प्लस u करो, इट मीन्स द सेम। उसके बाद आता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का क्या मतलब है कि एक ज़ीरो जो है वो कैपिटल वी में बिलोंग इस तरह करेगा कि यू के अंदर आप ज़ीरो को ऐड करो तो भी यू आएगा, ज़ीरो के अंदर आप यू को ऐड करो तो भी यू आएगा, और ये हर किसी यू के लिए है जो वी में बिलोंग करेगा। ऐसे ही होता था आइडेंटिटी एलिमेंट की एग्जिस्टेंस। फिर फोर्थ वन क्या आता है हमारे पास, इन्वर्स। इन्वर्स का क्या है, अगर u वी में बिलोंग कर रहा है तो माइनस यू भी वी में बिलोंग करेगा, तो u प्लस माइनस यू करो तो भी ज़ीरो आएगा, माइनस यू प्लस यू करो तो भी ज़ीरो आएगा। तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स, क्योंकि यहाँ पर इसको ऐड करने पे ज़ीरो मिला है तो एडिटिव इन्वर्स। अगर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, लेट से कि -1 होता, अगर मल्टीप्लाई करना पड़ता है तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है, और अगर ऐड करना पड़ता है तो एडिटिव इन्वर्स होता है, ठीक है। क्या पढ़ी हमने, 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी। फर्स्ट वन इज एसोसिएटिविटी, सेकंड वन इज कॉम्पिटेटिव, थर्ड वन इज आइडेंटिटी एलिमेंट एंड फोर्थ वन इज एडिटिव इन्वर्स। ये 4 प्रॉपर्टी समझ में आ गई। अब 4 प्रॉपर्टीज और क्या है वो देखो। ये है मल्टीप्लिकेशन की। देखिए इसमें क्या है मल्टीप्लिकेशन वाली, कौन सी, कि अगर u और v u v में बिलोंग कर रहे हैं और a भी आपके किस में बिलोंग कर रहे हैं, f में बिलोंग कर रहे हैं। यहाँ पे 2 एलिमेंट आपने u v तो v से ले रखे हैं, वेक्टर से ले रखे हैं और फील्ड से ले रखे हैं a और b। उनके लिए ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कंडीशन क्या है, 1 बाय 1 देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज, अगर आप a को बाहर रखो और वेक्टर के दोनों एलिमेंट लो u और v, a को बाहर रखा आपने और इनकी क्या ली, एडिशन। यहाँ पे इनकी तो एडिशन हो रही है और इन दोनों की स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रही है। देखो ये क्या है, a की मल्टीप्लिकेशन u प्लस v के साथ, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, a u प्लस a v के इक्वल हो जाएगा। फॉर ऑल किसके लिए होगा, हर एक a जो किस में बिलोंग कर रहा है, f में, और u भी किस में बिलोंग कर रहे हैं, v में। यहाँ क्या हुआ, ये बाहर तो मल्टीप्लिकेशन थी और अंदर एडिशन थी, और यहाँ क्या बन गई, एडिशन और एडिशन, ये हो ना, यानी कि स्केलर जो मल्टीप्लिकेशन थी वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई, अलग अलग हो गई। समझ में आया, यहाँ मल्टीप्लिकेशन थी, एडिशन हो गई, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन प्लस इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई ओवर एडिशन। ये बात लिख रखी है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, समझो। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर हम फील्ड के दोनों एलिमेंट्स ले लें और उनको ऐड करें। अभी हमने वेक्टर के दोनों एलिमेंट्स लिए थे, अब हमने फील्ड के दोनों एलिमेंट्स ले लिए, a प्लस बी, बाहर किसका एलिमेंट लिया, वेक्टर का u, तो क्या होगा, a की मल्टीप्लाई u के साथ हो जाएगी प्लस b की मल्टीप्लाई u के साथ हो जाएगी। सेम वही बात फॉर ऑल a b बिलोंगिंग टू f एंड फॉर ऑल u बिलोंगिंग टू f। यहाँ पे क्या हुआ, स्केलर, वही सेम बात, स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या हो गई, डिस्ट्रीब्यूटिव हो गई ओवर एडिशन इन f। यहाँ पर एडिशन इन f हुआ है, यहाँ पे एडिशन इन v हुआ है, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो एडिशन थी वो किस में हुई, v में हुई, और ये वाली जो एडिशन थी वो किस में हुई है, f में हुई है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर a u प्लस b u बना है, तो a और u दोनों, a और b किसके एलिमेंट्स हैं, दोनों f के एलिमेंट्स हैं, इसलिए f में हुई। जबकि यहाँ पर ये क्या था, u और v था, दोनों में u और v आ रहा था, इसीलिए यहाँ पे v लिया, ठीक है। थर्ड देखो, अगर आपने क्या किया, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर ली, अभी हमने इन दोनों का एडिशन किया,
दो किसी एक में वेक्टर के एलिमेंट्स का एडिशन करा, एक में फील्ड के एलिमेंट्स का एडिशन करा। अब हमने इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर दी और थर्ड वाले की भी साथ में मल्टीप्लिकेशन कर दी। ए बी को एक साथ रखा और यू को अलग रखा, तो इसको आप लिख सकते हो ना ए इंटू बी। वही सेम बात, ए बी एफ में बिलोंग करेंगे और यू बी में बिलोंग करेगा। सिंपल सी बात है। फोर्थ वन क्या कहती है, अगर आपने 1 इंटू यू लिखा तो वो यू भी इक्वल आएगा फॉर ऑल यू बिलोंगिंग टू वी, वेर यहाँ पे 1 क्या है, इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, एफ की है, लेकिन ध्यान रखना यू वी की मत लिख देना। इसको क्या है, फोर्थ में 1 इंटू यू करा तो वो यू आएगा। ये हर किसी यू के लिए सेटिस्फाई करता है जो वी में बिलोंग करता है, और यहाँ पे 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है एफ। तो अगर ये 8 की 8 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती हैं तो हम बोलते हैं कि V जो है एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F। इसमें से प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, एसोसिएटिविटी, कॉम्यूटेटिव, इन्वर्स एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट, और ये 4 की 4। उसके बाद कुछ चीज़ें दे रखी है जो आपको पता होनी चाहिए। देखो ये बात ध्यान रखना, जो F के एलिमेंट्स होते हैं उनको हम स्केलर बोलते हैं, नोट कर लेना इस चीज़ को। फील्ड के एलिमेंट्स को हमेशा स्केलर बोलते हैं, और जो V है V के एलिमेंट्स को हमेशा हम वेक्टर बोलते हैं। ठीक है। द रीडर शुड नॉट कन्फ्यूज द यूज़ ऑफ द वर्ड वेक्टर विद द फिजिकल एंटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो कन्फ्यूज होने वाली कोई ज़रूरत नहीं है, वेक्टर का मतलब पढ़कर समझ में आ गया। सेकेंड वन है द वर्ड वेक्टर इज बीइंग यूज्ड टू डिस्क्राइब एनी एलिमेंट ऑफ द वेक्टर स्पेस। यहाँ वेक्टर से ये मत समझना कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात हो रही है, नहीं। वेक्टर का मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना है कि वेक्टर स्पेस से कोई एलिमेंट आपने लिया है, वी वेक्टर स्पेस से आपने वेक्टर स्पेस से कोई एलिमेंट ले रखा है वी। ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है अ वेक्टर स्पेस वी ओवर अ फील्ड एफ इज डिनोटेड बाय वी एफ। हमने बात करी कि वेक्टर स्पेस बन जाएगा ओवर द फील्ड एफ, और उसको डिनोट करने का तरीका हमेशा ये होता है कि वी ओवर द फील्ड एफ। इंस्टेड ऑफ सेइंग V इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड F, वी यूज़ हम सिंपली ये बात बोलने के बजाय V ऑफ F यूज़ करते हैं। ठीक है। फोर्थ वन इज द सिंबल 0 हैज़ बीन यूज टू डिनोट द जीरो एलिमेंट ऑफ F एंड द सिंबल 0 हैज़ बीन यूज टू डिनोट द जीरो एलिमेंट ऑफ V। यहाँ पर जो ये लाइट वाला 0 है ये किसके लिए डिनोट कर रखा है कि F का 0 एलिमेंट है, और जो डार्क वाला 0 है वो किसके लिए डिनोट कर रखा है कि V का 0 एलिमेंट है। ठीक है। यहाँ पे था ना, देखो यहाँ पे आप ये ले रखा है ना, ये ले रखा। ठीक है, समझ में आ गया। डार्क वाला किसके लिए है, V के लिए है कि V का 0 एलिमेंट। फोर्थ वन इज द सिंबल प्लस डिनोट्स द एडिटिव इन F एज वेल इज एडिशन इन F। तो प्लस का आपको मतलब पता है कि V में एडिशन है या फिर F में एडिशन। सिक्स्थ वन इज द कंडीशन फर्स्ट टू फोर्थ इन द डेफिनेशन 1 ऑफ द वेक्टर स्पेस शो दैट V n plus is an abelian group, thus we can define the vector space as follows। देखो इन्होंने कहा फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी तो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो रही है। आपने U ले रखा है, V ले रखा है, उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन V में जा रही है, तो क्लोजर लॉ होल्ड हो रहा है। क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स, ये पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, तो ये वेक्टर स्पेस क्या बन गया, एक एबिलियन ग्रुप भी बन गया। तो ध्यान रखना वेक्टर स्पेस एक क्या होता है, एबिलियन ग्रुप भी होता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसीलिए एबिलियन ग्रुप के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन नंबर 2 आपको डिफाइन करके बता रखी है, ये करने की नीड नहीं है, आपको ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। अब देखो ये आपको क्लियर होगा और अच्छे से एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल नंबर 1 में आपको ना खोल के नहीं समझा रखा, डिस्क्राइब नहीं कर रखा, एक्सप्लेन नहीं कर रखा। एग्जाम्पल नंबर 2 में बहुत अच्छे से क्लियरली समझा रखा है, इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 2 से समझा रही हूँ ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए क्या कह रखा है। Prove that the set C of all complex number, that is the set of all ordered pair of real numbers, is a vector space over the field R of real numbers, where vector addition is defined by x1 x2 plus y1 y2 is equals to this for all x1 x2 y1 y2 belonging to C, and scalar multiplication is defined by this। इन्होंने कहा है C कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है जिसमें सारे के सारे रियल नंबर्स की ऑर्डर्ड पेयर है, उसको एक वेक्टर स्पेस प्रूव करना है। किसकी, ओवर द फील्ड करते हैं ना हम, तो जो फील्ड दे रखी है उन्होंने यहाँ पे क्या दे रखी है, फील्ड में रियल नंबर्स का सेट दे रखी है। जो स्केलर एडिशन है उसको इस तरह डिफाइन कर रखा है, और जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है उसको इस तरह से डिफाइन कर रखा है, क्योंकि 2 ऑपरेशन होते हैं ना, स्केलर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। एडिशन में क्या दे रखा है कि x1 x2 ऑर्डर्ड पेयर है, y1 y2 ऑर्डर्ड पेयर है, इन दोनों की एडिशन करी तो इन फर्स्ट का फर्स्ट में ऐड हो गया और सेकंड का सेकंड में ऐड हो गया। हर किसी के लिए ये है।
मल्टीप्लिकेशन में क्या दे रखा है कि a ले लिया रियल नंबर से, x1 x2 ऑर्डर पेयर ले लिया, तो a की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ कर दी। ठीक है, हमें प्रूव करके दिखाना है कि सी जो है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये एक वेक्टर स्पेस बनाता है ओवर द फील्ड। जो फील्ड है वो क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स है। तो करें, ठीक है। देखिए अब हमने देखा, वी ऑब्जर्व दैट सी इज क्लोज अंडर द वेक्टर एडिशन एंड अंडर द स्केलर। नाउ लेट अस प्रूव द एक्सियम वेक्टर स्पेस। तो करें, सबसे पहले क्या थी यहाँ पे, देखो एसोसिएटिविटी थी, तो वही करेंगे हम। अब हमने सी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में इन्होंने क्या कहा है कि ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं। ऑर्डर्ड पेयर ले लिए हमने, लेट से x1 x2 y1 y2 z1 z2 बिलोंगिंग टू सी। तो एसोसिएटिविटी में क्या करके दिखाते हैं, ये प्लस ये करो या फिर ये प्लस ये करो, इट मीन्स द सेम। तो मुझे सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। मैंने लेफ्ट हैंड साइड उठाई है, ठीक है, ये मैंने एज इट इज़ रखा। अब उन्होंने ऑलरेडी स्केलर एडिशन डिफाइन कर रखा है कि अगर इन दोनों को ऐड करना है तो आंसर ऐसे आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग इस पर परफॉर्म करो। अगर आपने इन दोनों को ऐड करना है तो आंसर क्या आएगा, y1 प्लस z1 और y2 प्लस z2। तो हमने उसी का सॉल्व करके यहाँ लगा दिया। अब उन्होंने मल्टीप्लिकेशन को भी डिफाइन कर रखा कि अगर एक एलिमेंट बाहर है, ऐसे है, तो उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लिकेशन भी कर दो। देखो x1 प्लस यहाँ पे क्या होगा, एडिशन में x1 प्लस y1 प्लस z1, वही सेम बात है कि फर्स्ट वाला इसके साथ ऐड हो जाएगा और सेकंड वाला इसके साथ ऐड हो जाएगा, कर दिया। उसके बाद देखो x1 प्लस y1 कॉमा x2 प्लस y2 और z1 और z2 हमने इकट्ठा ले लिया। हमने क्या किया, x1 प्लस वाई1 कोमा x2 प्लस y2 और प्लस z1 प्लस z2 ले लिया, इसको हमने अलग अलग कर दिया। ठीक है, तो अब ये देखिए x1 प्लस y1 और x2 प्लस y2 को मैं लिख सकती हूँ x1 x2 प्लस y1 y2, क्योंकि इन्होंने खुद ही डिफाइन कर रखा है इस चीज़ को कि अगर ये चीज़ है तो इसका मतलब क्या है, x1 y1 प्लस x2 y2 ही तो है। तो हमने इस चीज़ को क्या लिख दिया, ये लिख दिया, और ये टर्म एज इट इज़ रही। तो देखो हमारे पास ऑटोमेटिकली क्या आ गया, दिस टर्म प्लस दिस करो या फिर दिस टर्म प्लस दिस करो, इट मीन्स द सेम। तो यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ होल्ड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी क्या थी, कॉम्यूटेटिविटी। कॉम्यूटेटिविटी में देखो क्या करना पड़ेगा, दो ऑर्डर पेयर लेने पड़ेंगे। मैंने दो ऑर्डर पेयर ले लिए। क्या दिखाना चाह रहे हैं हम कि दिस प्लस दिस करो या फिर दिस प्लस दिस करो, इट मीन्स द सेम। तो मैंने क्या किया, x1 x2 प्लस y1 y2 ले लिया। अब इनकी एडिशन कैसे होगी, x1 प्लस y1 और x2 प्लस y2। अब x1 प्लस y1 लिखो, एडिशन है, कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन में कुछ भी करो तो फ़र्क तो नहीं पड़ेगा ना, तो वो तो सेम ही रहेगा जैसे रियल नंबर्स में हम करते हैं। तो नंबर्स को हम कैसे भी ऐड कर ले तो आंसर सेम ही मिलेगा। तो मैं x1 प्लस y1 को y1 प्लस x1 लिख सकती हूँ और x2 प्लस y2 को y2 प्लस x2 लिख सकती हूँ। तो वही सेम बात, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, y1 y2 प्लस x1 x2, क्योंकि y1 y2 क्वेश्चन में ही डिफाइंड है। अगर ये है तो इसका मतलब क्या है, y1 प्लस x1 और y2 प्लस x2। समझ में आ गया। थर्ड वन क्या थी, आइडेंटिटी। तो देखो इसके लिए ऑर्डर्ड पेयर ज़ीरो एग्जिस्ट करेगा, और ज़ीरो को अगर मुझे ऑर्डर्ड पेयर में लिखना है तो मैं इसको 0 0 लिख सकती हूँ। ज़ीरो भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही में ही आता है, उसको ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में वैसे तो हम क्या लिखते हैं, एक्स प्लस आयोटा पे लिखते हैं, तो मैं इसको 0 प्लस आयोटा 0 लिख सकती हूँ ना। तो यहाँ पे लेकिन आयोटा वाली टर्म्स नहीं है, हम इसको ऑर्डर्ड पेयर में लेके चल रहे हैं। तो मैंने 0 को भी ऑर्डर्ड पेयर में लिख लिया, 0 कोमा 0 लिख लिया। तो देखिए x1 x2 प्लस 0 0 करो तो कैसे ऐड होगा, x1 प्लस 0 और x2 प्लस 0। तो x1 में 0 ऐड करोगे x1 ही, और x2 में 0 ऐड करोगे x2 ही। अब इसको आगे लिख लो 0 0 प्लस x1 x2, तो 0 प्लस x1 और 0 प्लस x2, तो भी क्या आएगा x1 x2। तो आपने इसके अंदर ये ऐड किया तब भी आया, इसके अंदर ये ऐड किया तब भी आया, तो इसका मतलब क्या हो गया, 0 0 यहाँ पे किसका काम कर रहा है, आइडेंटिटी का काम कर रहा है। ऐसे तो करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, बहुत आसान है, ग्रुप स्टैंडिंग्स आपने पढ़ रखा है। फोर्थ देखो क्या है, इन्वर्स। इन्वर्स के लिए अगर कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट कर रहा है तो अगर मतलब एग्जिस्ट कर रहा है, अगर 4 एग्जिस्ट कर रहा है तो -4 भी तो एग्जिस्ट करेगा ना। तो वही सेम चीज़ है, x1 x2 अगर आपने देखिए यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर को इन्होंने डिफाइन कैसे कर रखा है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स। यहाँ पे आयोटा वाला सीन ही नहीं है, रियल नंबर्स के ऑर्डर्ड पेयर। तो अगर 4 एग्जिस्ट कर रहा है तो -4 भी तो एग्जिस्ट करेगा ना। तो वही सेम बात है, अगर x1 x2 ऑर्डर्ड पेयर में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इनके नेगेटिव भी तो इसमें एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि ये क्या है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स। इन्होंने डिफाइन कर रखी है ये चीज़। ठीक है, तो सच दैट किस तरह से कि अगर आपने इसके अंदर ये ऐड करोगे, इसके अंदर ये ऐड करोगे तो x1 माइनस x1 ऑब्वियसली 0, x2 माइनस x2 0, या फिर इसको पहले लिख लो इसको लिख लो तो 0 0 भी मिलेगा। तो इसका मतलब C ने क्या किया, ये चारों की चारों प्रॉपर्टीज़ तो होल्ड कर ही दी। और फर्स्ट वन क्या होती है आपकी, क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि a प्लस बी
मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी में हम ये तो करते हैं, यहाँ पे क्या है, रियल नंबर्स का सेट है, रियल नंबर्स का सेट है, और जो एडिशन है वो क्या है, वेक्टर एडिशन है। तो परफॉर्म करोगे तो क्लोजर लॉ तो ऑटोमेटिकली होल्ड हो ही जाएगा। इसीलिए यहाँ पे हमने लिखा है कि सी के साथ जो प्लस है कॉम्प्लेक्स नंबर का ग्रुप है वो क्या है, एक एबिलियन ग्रुप है, क्योंकि इसने पांचों की पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी। और अगर आपको ध्यान हो तो ग्रुप्स एंड रिंग्स में जब मैंने आपको ये चीज़ें समझाई थी, एबिलियन ग्रुप समझाया था, तो वहाँ ये क्वेश्चन हुआ करते थे कि प्रूव करके दिखाओ कि कॉम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एक एबिलियन ग्रुप बनता है। तो यहाँ से हमने इसको क्रॉस चेक भी कर लिया, वहाँ हमने उस डेफिनेशन से करा और यहाँ हम वेक्टर से कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया। सी ने क्या किया, पांचों की पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी, तो सी क्या हो गया, एक एबिलियन ग्रुप हो गया विद रिस्पेक्ट टू द वेक्टर एडिशन। एडिशन का काम तो हो गया ख़त्म। अब बात करेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, क्योंकि हमें दो चीज़ें प्रूव करनी होती हैं यहाँ पर, एक वेक्टर एडिशन और एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है कि जो ये वाली मैंने आपको चार प्रॉपर्टी समझाई। ठीक है, करें। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी वही सेम जो इसमें थी, एक एलिमेंट आपने ए से इसका ले रखा है, एफ का, फील्ड का यूज़ होगा यहाँ पे, और इन दोनों की एडिशन। तो वही सेम बात, हमने फील्ड का एलिमेंट ले लिया ए, और वेक्टर हमारा क्या है, वेक्टर हमें किसको प्रूव करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को। उसमें क्या है, हमारे रियल नंबर्स की ऑर्डर्ड पेयर, तो हम क्या लेंगे, ऑर्डर्ड पेयर का एडिशन लेंगे, क्योंकि फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमने यही लिख रखा है ए इंटू यू प्लस वी का एडिशन। तो यहाँ पे हमारा यू का काम ये कर रहा है और वी का काम ये कर रहा है, बिल्कुल उसी की तरह है, जो कंसेप्ट है उस पर ही बेस्ड है। तो अब इन दोनों को ऐड कैसे करेंगे, x1 y1 प्लस x2 y2। फिर देखिए अब ये क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा, a इंटू इसके साथ आ जाएगा और a इंटू इसके साथ आ जाएगा, फिर a x1 हो जाएगा प्लस a y1 हो जाएगा, a x2 हो जाएगा प्लस a y2 हो जाएगा। अब वही सेम बात, इन दोनों की एडिशन कैसे होगी, a x1 प्लस a x2 a y1 प्लस a y2। इसमें से a कॉमन ले लो तो x1 x2, इसमें से a कॉमन ले लो तो y1 y2। तो देखो हमने इस चीज़ को इसके इक्वल लिख दिया, यही तो आपको प्रूव करना था। देखिए कि a इंटू यू प्लस वी किसके इक्वल होना चाहिए, a u प्लस a v। तो a इंटू यू प्लस वी किसके इक्वल आ गया, a u प्लस a। ठीक है, अगर कन्फ्यूजन होए तो पहले ही फॉर्मूला लिख लो। आपको पता होना चाहिए कि पहले आइडेंटिटी में मेरे को ये चीज़ प्रूव करके दिखानी है। ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में यू का काम कौन कर रहा है, x1 x2 कर रहा है, और v का काम कौन कर रहा है, y1 y2 कर रहा है। बस क्वेश्चन आपको गलत ही नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे लिख रखा है 10 दिस इज इक्वल टू दिस फॉर ऑल बिलोंगिंग टू सी। ये बात जरूर लिख देना। ये दोनों एलिमेंट्स आपके वेक्टर से हैं, वेक्टर स्पेस का काम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर कर रहा है तो सी से, और ये वाला एलिमेंट आपका फील्ड से होता है, और फील्ड को इन्होंने यहाँ पे आर से डिनोट कर रखा है, क्योंकि फील्ड इन्होंने क्या बोला है आपकी, ये देखो फील्ड क्या है, रियल नंबर्स का सेट। ठीक है, एस है तो कॉम्प्लेक्स में भी रियल नंबर का सेट, बट वो ऑर्डर्ड पेयर में। अब देखो सेकंड प्रॉपर्टी क्या कह रही थी कि अब आपने क्या लेने हैं, फील्ड के दोनों एलिमेंट्स का एडिशन लेना है। ये तो थी, क्या थी, a प्लस बी, देखो ये रही a प्लस बी की एडिशन और मल्टीप्लिकेशन u के साथ करो तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो वही सेम है कि a प्लस बी है और u है, तो किसके इक्वल आनी चाहिए, a u प्लस बी। ठीक है, तो देखिए a प्लस बी, यू की जगह मैंने क्या ले लिया, ऑर्डर्ड पेयर x1 x2। तो देखो अब इसको कैसे लिखेंगे आप, a प्लस बी इंटू x1 और a प्लस बी इंटू x2। फिर कैसे करोगे मल्टीप्लाई, ax1 प्लस bx1 ax2 प्लस bx2। ठीक है, इन दोनों की एडिशन कैसे होगी, ax1 प्लस ax2 bx1 प्लस bx2। a कॉमन ले लिया, b कॉमन ले लिया, तो देखिए यही तो बन गया आपका a प्लस बी इंटू यू इक्वल टू ए यू प्लस बी यू। दैट्स इट, समझ में आ गया, लिख देना। दस फॉर ऑल दिस बिलोंगिंग टू सी एंड ए बी किसके हैं, आपके फील्ड से हैं, वो क्या है, आर। ठीक है, थर्ड क्या थी आपकी, अगर आपने इसमें था a इंटू बी यू, ए के साथ आप इसकी मल्टीप्लाई करो या फिर ऐसे करो, इट मीन्स द सेम। ठीक है, तो वही हम कर रहे हैं, a को हमने बाहर रखा, b और u की जगह हम क्या लेंगे, x1 x2। ठीक है, तो देखो a बाहर है, b के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, b x1 b x2 हो गया। अब इस a की भी मल्टीप्लाई कर दी, तो a b x1 a b x2 हो गया। a b कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन ले लिया और x1 x2 बच गया। तो देखो a b इंटू यू नहीं आ गया, a b, ये क्या किया आपने, a b u करा और आपको क्या मिल गया, a b और u मिल गया, तो प्रूव हो गई। ठीक है, अब दूसरी तरफ से भी करके दिखा दो कि a b और u लिया आपने, ऐसे लिया। ठीक है, तो इसको इसके इक्वल लिख दिया, तो बस
ये करके दिखा रखा है कि इसको इस चीज़ को इकट्ठा करके दिखा रखा है, कुछ नहीं कर रखा, होगी प्रूफ। फोर्थ वन क्या थी, आइडेंटिटी एलिमेंट, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो 1 इंटू x1 x2 लिख सकती हूँ मैं, x1 इन डॉट x2 ऑर्डर्ड पेयर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख सकती हूँ, और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो ऑब्वियसली बात यही आएगा। तो फॉर ऑल दिस ऐसे कोई भी होंगे तो उनकी मल्टीप्लाई जब 1 से करोगे तो यही तो आएगा। तो इसका मतलब जो C कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट था, इसका जो उसमें ऑर्डर्ड पेयर थे रियल नंबर्स की, उसने सारी की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि वो क्या बना रहा है, C एक वेक्टर स्पेस बना रहा है ओवर द फील्ड R, यानी कि C ऑफ। समझ में आ गया? इस एक्सरसाइज में सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में सिर्फ सीधा लिख रखा है कि आपको पता है कि हमें पता है कि U V W अगर बिलोंग कर रहे हैं तो ये चीज़ ऐसी होगी। यहाँ पे एक्सपेंड नहीं करके दिखा रखा। क्यों नहीं करके दिखा रखा? जैसे कि रियल नंबर्स है तो 2 रियल नंबर की एडिशन एक रियल नंबर ही होगा, तो वो चीज़ यहाँ पे खोल के नहीं दिखा रखी। यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर था तो यहाँ पे आपको एग्जैक्टली सारा सॉल्व करके दिखा रखा है, ठीक है। ऐसे ही थर्ड में क्या दे रखा है, मैट्रिक्स दे रखी है M क्रॉस N की, ये अभी हम ध्यान से देखेंगे। फोर्थ में भी मैट्रिक्स दे रखी है, फिफ्थ में भी मैट्रिक्स है। मतलब बेसिकली जो रूल है वो सब में यही रहेगा। यहाँ पे रैशनल नंबर्स का दे दिया, ठीक है। तो सारी की सारी जो एग्जाम्पल और एक्सरसाइज है वो इसी पे बेस्ड है। कॉन्सेप्ट आपका सारा यही था। क्वेश्चन की स्टेटमेंट बस अलग करके दे रखी है। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेना, ट्राई कर लेना। C is a vector space over C is a vector space over R, Q is not a vector space over R and R is not a vector space over C। तो ये आप कर सकते हो, बहुत ईजी है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर लेना। एग्जाम्पल जितने आपसे हो सके उतने कर लेना, क्योंकि फिर मैं अगर एग्जाम्पल करवाती हूँ तो आप बोलोगे कि एग्जाम्पल मत करवाओ। दोनों चीज़ें करवाने का टाइम नहीं है, क्योंकि तीनों बुक का मुझे सिलेबस करवाना है। और एक्सरसाइज फिर मैं अगर इसकी करवाऊँगी तो डायनामिक्स की रह जाएगी, क्योंकि डायनामिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा तो आपको भी करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। थोड़ा सा सपोर्ट करो साथ में। जो काम आसान होता है उसको खुद कर लिया करो, ठीक है। अब जैसे आसान है, इसमें सिर्फ आपको प्रूव करके देखना है। मल्टीप्लाई डिवाइड, मल्टीप्लाई और एडिशन ही तो है, इसमें कुछ मुश्किल है? कुछ भी मुश्किल नहीं है। एग्जाम्पल आपके सामने है, सारे के सारे एग्जाम्पल पढ़ लेना। कोई सी एग्जाम्पल में डाउट आए तो मेरे को बता देना। एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैं देख लूँगी, जो मुझे लगेगा कि मुश्किल है मैं सिर्फ वही करवाऊँगी, मैं सारे नहीं करवा रही, ठीक है। सारे के सारे एक्सरसाइज 1.1 तक, एग्जाम्पल तक यही कंसेप्ट यूज होना है, ठीक है। तो आपके हाथ में है, आप इसको कितना जल्दी ख़त्म करते हो। ओके, आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया हो। कुछ भी ना समझ में आया तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट सेक्शन में बता देना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर लेना। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।